अगर मैं ये कहूँ कि एक परफेक्ट गोलाकार का लोगो जो आपके डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में एकदम 100% सही बना है, वो असल में आपकी आंखों को हमेशा टेढ़ा या थोड़ा गलत ही लगेगा। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल। हमें अक्सर लगता है कि डिज़ाइनिंग बस एक खाली कैनवस पर अपनी भावनाओं को रंगों के जरिए उकेर देने का नाम है, एक पूरी तरह से फ्री और क्रिएटिव प्रोसेस। और पता है, कला और डिजाइन के बीच यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। मतलब कला खुद को व्यक्त करने के लिए होती है, लेकिन ग्राफिक डिजाइन और खास तौर से लोगो डिजाइन ये एक बहुत ही सधा हुआ विज्ञान है। राइट। जो चीज स्क्रीन पर पिक्सल परफेक्ट होती है ना, इंसान का दिमाग अक्सर उसे एक अलग ही नजरिए से देखता है। एग्जैक्टली। और डिजाइन का यही विज्ञान आज की हमारी इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर शुरू करने वालों के लिए हम एक बहुत ही शानदार सोर्स लेकर आए हैं। हाँ, मशहूर किताब प्रिंसिपल्स ऑफ लोगो डिजाइन का चैप्टर 3, जिसका नाम है विजुअल मैटर्स। ऑब्वियसली। आज हम उन कोर डिजाइन कॉन्सेप्ट्स की गहराई से पड़ताल करेंगे जो ये तय करते हैं कि एक साधारण सा आकार हमारी आंखों को धोखा देकर कैसे एक यादगार और प्रोफेशनल लोगो में बदल जाता है। और इस चर्चा का मिशन भी यही है कि हम सिर्फ क्या बनाना है उस पर बात ना करें, बल्कि क्यों और कैसे पर ध्यान दें। सही बात है। मतलब एक बेहतरीन डिजाइनर सिर्फ टूल चलाना नहीं सीखता, वो ये सीखता है कि इंसानी आंखें आकृतियों को कैसे प्रोसेस करती हैं। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। मान लीजिए स्क्रीन पर एक एकदम सपाट या कहें फ्लैट शेप बना है। उसमें जान डालने के लिए सबसे पहले दिमाग में ग्रेडियंट्स का ख्याल आता है। ऑब्वियसली। आजकल जिधर देखो ब्रांड्स अपने लोगो में ग्रेडियंट्स भर रहे हैं। लाइक इंस्टाग्राम का लोगो ही देख लीजिए। हाँ, ग्रेडियंट्स एक फ्लैट डिजाइन को गहराई देने और उसे थोड़ा जादुई या 3D लुक देने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन डिजाइनर्स अक्सर इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल कर बैठते हैं कि अब ये तकनीक एक क्लीशे बन गई है। मतलब बहुत ही घिसी पिटी हो गई है। लेकिन स्क्रीन पर तो हजारों रंगों का वो स्मूथ ट्रांजिशन बहुत खूबसूरत लगता है यार। फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब मीडियम बदलता है। जब आप स्क्रीन पर काम करते हैं तो आप लाइट के साथ खेल रहे होते हैं, जिसे हम RGB कलर स्पेस कहते हैं। एग्जैक्टली। वहां रंग चमकते हैं, लेकिन जब उसी लोगो को कागज पे प्रिंट किया जाता है, यानी CMY के फॉर्मेट में, जहां असली स्याही का इस्तेमाल होता है, तो वे हजारों रंग आपस में मिलकर अपनी चमक खो देते हैं। क्योंकि कागज पर स्याही स्क्रीन की तरह लाइट पैदा नहीं कर सकती। बिल्कुल। और अगर लोगों को किसी बिजनेस कार्ड पर बहुत छोटे आकार में प्रिंट करना हो, तो शायद वो एक भद्दा सा धब्बा ही नजर आए। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका हल क्या है? इसीलिए कलर ग्रेडेशन सिंप्लीफाइड का सिद्धांत अपनाया जाता है। ओके। इसका सीधा सा मैकेनिज्म ये है कि अपने ग्रेडियंट में रंगों की संख्या कम कर दें। हजारों शेड्स की जगह सिर्फ 2 या 3 बहुत स्पष्ट रंगों का इस्तेमाल करें, ताकि छोटे स्केल पर भी ग्रेडियंट एकदम साफ दिखे। हाँ, और प्रिंटिंग में स्याही फैलने का डर भी नहीं रहता। मेक सेंस। रंग कम करने वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन अगर हम ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल ही ना करना चाहें तो शेडिंग का कोई और तरीका भी तो होगा। पुराने जमाने में जब कंप्यूटर नहीं थे तब भी तो डिजाइन बनते थे। हाँ, उस समय शेड ग्रेडेशन विद स्ट्रोक्स का इस्तेमाल होता था। ये नक्काशी या एंग्रेविंग की पुरानी कला से प्रेरित है। अच्छा, स्ट्रोक्स के जरिए? हाँ, इसमें वॉल्यूम या गुलाई दिखाने के लिए तीर के आकार या एरो लाइक स्ट्रोक्स बनाए जाते हैं, जिनका बेस चौड़ा होता है और सिरा नुकीला। पुराने बैंक नोटों या विंटेज किताबों पर बनी तस्वीरें याद आ रही है मुझे। बिल्कुल वही। जब आप जानवरों, इंसानों या किसी भी ऑर्गेनिक फॉर्म का लोगो बना रहे होते हैं, तो ये तकनीक बहुत अच्छी तरह काम करती है। ऑल्दो डिजिटल टूल से आज इन स्ट्रोक्स को बनाना आसान हो गया है, लेकिन फिर भी एक एक स्ट्रोक को सही जगह पर रखना काफी मेहनत का काम है। बहुत मेहनत लगती है। अब लाइट और शेडिंग की बात हो ही रही है, तो किताब में एक जगह हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का जिक्र है। मैंने अक्सर देखा है कि आर्ट स्कूलों में सबसे पहले एक गेंद या अर्धगोले को शेड करना ही सिखाया जाता है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत ठोस साइंटिफिक कारण है। वो क्या? एक हेमिस्फीयर पर लाइट और शेड के सबसे स्मूथ ट्रांजिशन होते हैं। लाइट के 6 मूल तत्व होते हैं, जैसे हाईलाइट जहां रोशनी सीधी पड़ती है, फिर मिड टोन, रिफ्लेक्टेड लाइट जो जमीन से टकरा कर वापस आती है, कास्ट शैडो यानी परछाई, और ऑक्लूजन शैडो और कोर शैडो। बाप रे। पर जरा सोचिए, अगर मैं एक छोटा सा ऐप आइकन बना रहा हूँ तो क्या मुझे उसमें ये 6 के 6 तत्व डालने होंगे? मतलब इतने छोटे आकार में इतनी सारी डिटेल्स तो पूरी तरह से उलझ जाएंगी ना।
और यही तो डिजाइन की असली कला है। हमें इन 6 तत्वों को समझना होता है ताकि हम जान सकें कि किन्हें हटाना है। अच्छा, हटाना जरूरी है। बिल्कुल, लोगो डिजाइन में सादगी सबसे जरूरी है। एक साफ और शार्प लोगो बनाने के लिए बहुत सारे ग्रे शेड्स के बजाय सिर्फ एक सिंगल मिड टोन का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित रहता है। ज्यादा शेड्स मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। और यहीं पर शायद क्यारोस्कोरो तकनीक काम आती है, राइट? एग्जैक्टली। चियारोस्क्यूरो रेनेसा काल के कलाकारों द्वारा विकसित एक तकनीक है जिसका अर्थ ही है लाइट डार्क। इसमें मिड टोन्स को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। आपके पास सिर्फ हाईलाइट होता है और सीधा शैडो। ये तो बिल्कुल खाने में सही मात्रा में नमक डालने जैसा है। अगर हम बहुत सारे ग्रे शेड्स रूपी मसाले डाल देंगे तो लोगों का असली स्वाद यानी उसकी क्रिस्पनेस और स्पष्टता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। क्या बात है, बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। हाई कंट्रास्ट ही चियारोस्क्यूरो की जान है। तो चियारोस्क्यूरो का इस्तेमाल करके हमने लोगों को क्रिस्प बना लिया, स्क्रीन पर सब परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन जब मैं उसी डिजाइन को एक काले बैकग्राउंड पर रखता हूं तो अचानक वो अजीब सा लगने लगता है। हाँ, और मुझे लगता है यहीं से डिजाइन का सबसे बड़ा सिरदर्द शुरू होता है, आंखों का धोखा यानी विजुअल इल्यूजन। सही कहा। देखिए, किसी भी लोगो की विजिबिलिटी बहुत हद तक बैकग्राउंड पर निर्भर करती है। कोई भी लोगो हवा में तो नहीं तैरता ना, जाहिर है। वह किसी कागज, स्क्रीन या बिलबोर्ड पर मौजूद होता है। अगर लोगो और बैकग्राउंड का रंग आपस में टकरा रहा है तो एक ग्राफिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक डिवाइस मतलब वो शेप जो लोगों के पीछे एक ढाल या बेस का काम करती है। हाँ, ये लोगों को बाकी चीजों से अलग करता है और इसका नियम बहुत सिंपल है। गोल लोगों के लिए गोल बैकग्राउंड डिवाइस सबसे अच्छा रहता है। और चौकोर के लिए? चूंकि ज्यादातर डिजिटल और प्रिंट फॉर्मेट आयताकार होते हैं, इसलिए वर्गाकार ग्राफिक डिवाइस सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। ये तो बेसिक नियम हो गया। लेकिन जब काले और सफेद रंग की बात आती है तो गैलीलियो की उस खोज ने सच में हैरान कर दिया था। इरेडिएटिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब मैं रात में फोन इस्तेमाल करते हुए डार्क मोड और लाइट मोड के बीच का अंतर सोच रहा था। गैलीलियो ने सदियों पहले ही ये नोटिस कर लिया था कि एक काले या अंधेरे बैकग्राउंड पर कोई भी सफेद चीज अपने असल आकार से बड़ी दिखती है। ऐसा क्यों? सफेद रंग हमारी आंखों में थोड़ा फैलता हुआ महसूस होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट भी मानते हैं कि काले रंग की चीजें अपने असली आकार का ज्यादा सही अंदाजा देती हैं। मतलब अगर मैंने एक ही लोगो बनाया है और उसे एक सफेद टी शर्ट और एक काली टी शर्ट पर छापना है तो काली टी शर्ट वाला सफेद लोगो थोड़ा बड़ा और मोटा नजर आएगा। 100%। और इसीलिए सेम साइज लुक का नियम लागू होता है। जब एक सफेद लोगो को काले बैकग्राउंड पर रखना हो तो उसे विजुअली बराबर दिखाने के लिए थोड़ा सा छोटा या श्रिंक करना पड़ता है। तो क्या इसे सिर्फ मैनुअली छोटा कर दें या इसका कोई टेक्निकल मैकेनिज्म है? नहीं, सिर्फ खींचकर छोटा करने से तो प्रोपोर्शन बिगड़ सकते हैं। सबसे प्रोफेशनल तरीका ये है कि सफेद लोगो के चारों ओर एक हल्का सा स्ट्रोक बनाएं। एक आउटलाइन? हाँ, और फिर पाथफाइंडर टूल का इस्तेमाल करके उस स्ट्रोक को मुख्य आकार में से घटा दें, यानी सबट्रैक्ट कर दें। इससे लोगो चारों तरफ से समान रूप से थोड़ा पतला हो जाएगा और काले बैकग्राउंड पर बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। कमाल है। लेकिन इससे भी बड़ी एक पहेली है, द बोन इफेक्ट। जब मैं इलस्ट्रेटर में दो गोल शेप्स को एक आयत से जोड़कर एक कैप्सूल या अंग्रेजी के ओ का आकार बनाता हूं तो मुझे हमेशा लगता है कि बीच का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ सिकुड़ गया है। हाँ, और ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका माउस हिल गया होगा। मुझे भी यही लगता था। पर वो आपके सॉफ्टवेयर या माउस की गलती नहीं है, वो आपके दिमाग का धोखा है। इसे बोन इफेक्ट कहते हैं क्योंकि वो आकार बीच में से धंसकर एक हड्डी जैसा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? हमारी आंखें कर्व और सीधी लाइन के मिलने वाली जगह को सही से प्रोसेस नहीं कर पाती। तो इसे ठीक कैसे करते हैं? इसके लिए 10 एंकर पॉइंट्स वाली तकनीक का इस्तेमाल होता है। आप उस सीधी लाइन के बीच में एंकर पॉइंट्स जोड़ते हैं और उन्हें बहुत मामूली सा बाहर की तरफ खींचते हैं। मतलब उसे जानबूझकर थोड़ा मोटा कर देते हैं? हुई है, लेकिन हमारी आंखों को वो बिल्कुल सीधी और स्मूथ नजर आती है। वाह, क्या हर बार इसे ठीक करना जरूरी है? नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। नेगेटिव स्पेस वाले एक गोरिल्ला लोगो का उदाहरण ले अगर,
तो वहाँ बोन इफेक्ट को जानबूझकर नहीं सुधारा गया। ताकि गोरिल्ला की भुजाएं भारी और मस्कुलर दिखें। एग्जैक्टली लेकिन अगर आप टीबीसी बैंक जैसा कोई लोगो बना रहे हैं जहां आपको एक दोस्ताना और साफ सुथरा लुक चाहिए, तो वहां इसे ठीक करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक और चीज जो आंखों को धोखा देती है वो है ओवरशूट। ये टाइपोग्राफी और लोगो डिजाइन दोनों में बहुत काम आता है। हाँ, ओवरशूट का सीधा सा नियम यह है कि गोलाकार आकार जैसे अक्षर C या O हमेशा सीधे अक्षरों जैसे H या M के मुकाबले छोटे लगते हैं। भले ही वे टेक्निकली बिल्कुल समान ऊंचाई के हों। हाँ, भले ही वो सेम हाइट के हों। तो इसे बराबर दिखाने के लिए हमें X हाइट का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब अगर हम अंग्रेजी की छोटे अक्षर X की ऊंचाई को एक पैमाना माने और उसके ऊपर नीचे 2 इनविजिबल लाइनें खींच दें, तो O या C जैसे अक्षरों को उस लाइन से हल्का सा बाहर निकालना पड़ता है। सही पकड़े हैं, उसे लाइन के पार ओवरशूट कराना पड़ता है ताकि वो देखने में बाकी अक्षरों के बराबर लगे। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि एक डिजाइनर के तौर पर अलाइनमेंट टूल्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। जो मैथमेटिकली परफेक्ट है वो विजुअली गलत हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई माइक्रो डिटेल्स की बात, लेकिन जब पूरा लोगो तैयार होता है तो उसकी ओवरऑल बनावट कैसी होनी चाहिए? मेरा मतलब है कॉम्पोजिशन और फॉर्म। किसी भी लोगो में बैलेंसिंग सबसे अहम है। एक लोगो को देखकर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी भी पल गिर जाएगा। राइट। उसका बेस चौड़ा होना चाहिए ताकि वो स्थिर और मजबूत लगे। और प्रोपोर्शन के मामले में एक लोगो जितना एक वर्ग या स्क्वायर के करीब होगा, उसे अलग अलग जगह इस्तेमाल करना उतना ही आसान होगा। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे या चौड़े लोग वेबसाइट के हेडर या सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में फिट नहीं बैठते। एग्जैक्टली। लेकिन संतुलन का मतलब हमेशा सिमेट्री यानी दोनों तरफ से एक जैसा होना तो नहीं होता ना। अगर मैं बीच में शीशा रख दूं और दोनों तरफ डिजाइन एक जैसा हो तो वो थोड़ा बोरिंग नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा। परफेक्ट सिमेट्री में कोई ठहराव तो होता है लेकिन कोई एनर्जी या गति नहीं होती। तो फिर क्या करें? अगर आप डिजाइन में थोड़ी सी असिमेट्री लाते हैं, जैसे एक तरफ का रंग थोड़ा अलग कर दिया या कोई छोटा सा कर्व बदल दिया, तो ये दर्शकों की आंखों को एक जगह टिकने नहीं देता। मतलब आंखें डिजाइन में घूमती रहती हैं। हाँ, आंखों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जिससे डिजाइन में एक जान आ जाती है। और मुझे लगता है यही एनर्जी विजुअल पैराडॉक्सेस में भी दिखती है, लाइक MC एशर की इम्पॉसिबल फिगर्स। बहुत सही उदाहरण है। परत दर परत आकृतियों को ऐसे उलझाना कि वो 3D लगे लेकिन असल में 2D हो। पता है, इंसान के दिमाग को पहेलियां सुलझाने में बड़ा मजा आता है। जब आप एक लोगो में ऐसा विरोधाभास या पैराडॉक्स बनाते तो दर्शक उसे कुछ सेकंड ज्यादा देखता है। और यही तो एक ब्रांड चाहता है, अटेंशन। बिल्कुल। और अगर हमें लोगो में मोशन या गति दिखानी हो, लाइक कोई कुरियर कंपनी या स्पोर्ट्स ब्रांड का लोगो, इसका मैकेनिज्म हमारी पढ़ने की आदत से जुड़ा है। पश्चिमी देशों में और ज्यादातर जगहों पर जहां बाएं से दाएं पढ़ा जाता है, वहां गति दिखाने के लिए पतले हिस्से को बाईं ओर और मोटे हिस्से को दाईं ओर रखना चाहिए। क्योंकि हमारा दिमाग इसे ऐसे पढ़ता है जैसे कोई चीज बाईं तरफ से शुरू होकर दाईं तरफ तेजी से बढ़ रही है। हाँ, ये एक बहुत ही सबकॉन्शियस विजुअल क्यू है। ये बहुत लॉजिकल है, लेकिन यार कभी कभी हम कुछ ऐसा बना देते हैं जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं होता। मेरा मतलब है एम्बिगुअस फॉर्म्स या अस्पष्ट आकार। हाँ, ये बहुत रिस्की होता है। मतलब मान लीजिए मैं 10 घंटे से स्क्रीन पर एक ही डिजाइन घूर रहा हूँ, तो मुझे उसमें छिपी अजीब आकृतियां दिखनी बंद हो जाती हैं। इसे विजुअल फटीग कहते हैं। आंखें थक जाती हैं और आकारों के प्रति अपनी सेंसिटिविटी खो देती हैं। और फिर क्या होता है? ऐसे में डिजाइनर्स अनजाने में कुछ ऐसे आकार बना बैठते हैं जो आपत्तिजनक या कभी-कभी सेक्सुअल लग सकते हैं। अगर ऐसा लोगो पब्लिश हो जाए तो ब्रांड का मजाक बनते देर नहीं लगती। इसीलिए हमेशा फ्रेश नजरों से काम को जांचना चाहिए। बिल्कुल, एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, आकारों की प्रकृति भी हमारे अवचेतन मन पर गहरा असर डालती है। जैसे सॉलिड वर्सेस लाइन की बात करें, मुझे लगता है कि सॉलिड लोगो ऐसा है जैसे कोई स्टेज से माइक पर जोर से भाषण दे रहा हो, बहुत ही मजबूत, बोल्ड और दूर से साफ दिखने वाला। और लाइन लोगो ऐसा है जैसे कोई आपके कान में धीरे से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फुसफुसा रहा हो, बहुत एलिगेंट लेकिन दूर से देखने में थोड़ा मुश्किल। वाओ, क्या बात है! ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। और इसी तरह शार्प वर्सेस राउंड का मनोविज्ञान भी काम करता है। नुकीले और गोल आकार? हाँ, गोल आकार जैसे कॉफी का कप या स्टीयरिंग व्हील हमें सुरक्षित और दोस्ताना लगते हैं। लोग उनसे आसानी से जुड़ते हैं। और नुकीले? वहीं नुकीले आकार थोड़े आक्रामक, तेज और कभी-कभी खतरनाक लग सकते हैं,
मतलब आप एक रिलैक्सिंग स्पा का लोगो नुकीले त्रिकोणों से नहीं बना सकते ना। ऑब्वियसली नहीं, वो तो किसी डेंजर साइन जैसा लगेगा। एग्जैक्टली ये तो हुई मेन आकृतियों की बात। लेकिन जब मुझे बैकग्राउंड में कोई पैटर्न भरना होता है तो मैं अक्सर एक ही स्क्वायर ग्रिड को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। पर सच कहूं तो वो बहुत जल्दी उबाऊ लगने लगता है। क्योंकि वो सच में उबाऊ है। पैटर्न को दिलचस्प बनाना बहुत जरूरी है। स्क्वायर ग्रिड सबसे आम है, इसीलिए वो बोरिंग है। तो इसका विकल्प क्या है? रॉटरडैम शहर के लोगों का उदाहरण लीजिए। उन्होंने सीधे स्क्वायर इस्तेमाल करने के बजाय हेक्सागन का इस्तेमाल किया या स्क्वायर्स को 45 डिग्री घुमा दिया, जिससे एक बहुत ही डायनामिक पैटर्न तैयार हुआ। लेकिन प्रिंट करते समय इन पैटर्न्स में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? प्रिंटिंग में CMYK के इंक का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पैटर्न में बहुत सारे गहरे रंग हैं और डिज़ाइन बहुत घना है तो कागज़ पर इंक की डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कागज़ स्याही से पूरी तरह भीगकर गल सकता है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो हमने तकनीकी और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को तो समझ लिया। अब बात करते हैं एक प्रोफेशनल डिजाइनर के माइंडसेट की। हाँ, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जो लोग इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं वो इन सभी विजुअल नियमों को अपनी रोजमर्रा की डिजाइन प्रैक्टिस में कैसे लागू करें? सबसे पहले तो सिर्फ 2D आकारों में बंद कर मत रहिए। 3D का हल्का सा पुट यानी डायमेंशन आपके डिजाइन में नई जान डाल सकता है। और कॉम्पोजिशन के लिए? जब आप कॉम्पोजिशन करते हैं तो डायलेक्टिकल अप्रोच अपनाएं। इसका मतलब है आकृतियों के बीच की बातचीत को समझना। बातचीत? आकृतियां कैसे बात करती हैं? देखिए, मान लीजिए आप एक ठोस वर्ग के ऊपर एक मुलायम वृत्त यानी सर्कल रखते हैं। ये एक बहुत ही स्थिर और शांत सामंजस्य पैदा करता है, एक हार्मनी। समझ गया। लेकिन अगर आप एक सर्कल के ऊपर एक स्क्वायर रख दें तो ऐसा लगता है कि स्क्वायर कभी भी लुढ़क कर गिर जाएगा। इससे डिजाइन में एक तनाव या टेंशन पैदा होता है। और आप ब्रांड की मांग के हिसाब से इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए तो लगातार प्रयोग करना होगा, एक्सपेरिमेंटेशन। क्या हमेशा सॉफ्टवेयर पर माउस ही रगड़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि कंप्यूटर से दूर जाना बहुत जरूरी है। वो कैसे? रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एज एड्स का सिद्धांत कहता है कि क्ले, तार या 3D प्रिंटर जैसी वास्तविक चीजों से खेलें। जब आप अपने हाथों से कोई आकार बनाते हैं तो आपको ऐसे एंगल्स और सॉल्यूशंस मिलते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन कभी नहीं दे सकते। और वो विजुअल पैलेट क्लेंजर वाला कॉन्सेप्ट भी तो है। जैसे हम फोन के फ्रंट कैमरे में अपनी उल्टी तस्वीर देखकर अचानक चौंक जाते हैं क्योंकि हमारी आंखों को शीशे वाली तस्वीर की आदत पड़ चुकी होती है। बहुत सही तुलना है। जब आप एक डिजाइन को घंटों देखते हैं तो आपकी आंखें उसकी गलतियों की आदी हो जाती हैं। पुराने जमाने के चित्रकार भी यही करते थे। वे अपनी पेंटिंग को शीशे में देखते थे। तो जब हम लोगों को डिजिटल रूप से फ्लिप करते हैं या उसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक बिल्कुल नए डिजाइन की तरह देखता है। हाँ। और अचानक हमें प्रोपोर्शन और बैलेंस की सारी गलतियां साफ नजर आने लगती हैं। यही इसका मुख्य मैकेनिज्म है, अपनी आंखों को आराम देना और नजरिया बदलना। एक और बड़ा सवाल जो नए डिजाइनर्स के मन में आता है वो है कॉपी करना बनाम प्रेरणा लेना, मतलब कॉपिंग वर्सेस इमिटेशन। हाँ। इंटरनेट पर इतना कुछ है कि समझ नहीं आता ओरिजिनल क्या है। देखिए, जो आधुनिकतावादी या मॉडर्निस्ट्स थे वे सिर्फ बुनियादी आकारों का ही इस्तेमाल करते थे। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। डिजाइन में पुरानी चीजों से प्रेरणा लेना बिल्कुल सही है अगर आप उसे समझकर इतना बदल दें कि वो आपका अपना बन जाए। लेकिन सीधे इंटरनेट से किसी का काम कॉपी पेस्ट करना अनैतिक तो है ही, साथ ही ये आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। सही बात है। और क्लाइंट्स के बारे में क्या? डिजाइनर्स अक्सर शिकायत करते हैं कि यार क्लाइंट ने लोगो बड़ा करने को कह दिया या क्लाइंट को डिजाइन की समझ नहीं है। ये एक बहुत ही टॉक्सिक माइंडसेट है। क्लाइंट्स को कभी बुरा मत समझिए या उन्हें डीमोनाइज मत कीजिए। क्यों? हो सकता है उन्हें डिजाइन की टेक्निकल भाषा ना आती हो, लेकिन अपने ब्रांड और अपने ग्राहकों की जो समझ उनके पास होती है वो आपके पास नहीं है। मतलब हमें अपने ही बनाए डिजाइन के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब शुरुआती डिजाइनर्स अपने ही काम के प्यार में पड़ जाते हैं तो वे हर फीडबैक को पर्सनल अटैक मानने लगते हैं, जो कि गलत है। डिजाइन एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, एक कोलैबोरेशन है। क्लाइंट के फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से लें और उसके पीछे की जो असली प्रॉब्लम है उसे सुलझाने की कोशिश करें। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार यह है कि एक बेहतरीन लोगो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ आकृतियों को मिलाने से नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे इंसान की आंखों के देखने का विज्ञान, आकृतियों का मनोविज्ञान, लगातार वास्तविक दुनिया में प्रयोग करने की आदत और सबसे जरूरी
क्लाइंट फीडबैक को खुले दिल से स्वीकार करने की कला शामिल होती है। सादगी, साइकोलॉजी और सही टेक्निक का बैलेंस ही आपको एक साधारण डिजाइनर से एक मास्टर डिजाइनर बनाता है। आज हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग और हमारी आंखें मिलकर हमारे साथ खेल खेलते हैं। डिजाइनर्स इसी धोखे का इस्तेमाल करके एक विजुअल मैजिक क्रिएट करते हैं। हाँ, ये एक जादू ही तो है। अगली बार जब आप अपने फोन में गूगल का जी लोगो देखें तो उसे ध्यान से देखिएगा। वो एक परफेक्ट गोल आकार नहीं है, उसे जानबूझकर टेढ़ा किया गया है ताकि वो आपको सीधा लगे। एग्जैक्टली। तो जरा सोचिए, आपके आसपास ऐसी और कितनी चीजें हैं जो असल में गलत हैं, सिर्फ आपको सही दिखाने के लिए। अगर हमारी आंखें एक छोटे से लोगों से इतनी आसानी से धोखा खा सकती हैं, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो वास्तविकता देखते हैं उसमें से कितना सच है और कितना एक इल्यूजन। ये तो सच में सोचने वाली बात है। जाने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत जरूरी बात। आज हमने जिन तकनीकी बारीकियों को डिकोड किया, उनकी मूल बातें प्रिंसिपल्स ऑफ लोगो डिजाइन नाम की इस शानदार किताब से ली गई हैं। हाँ, ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए एक मास्टर क्लास है जो डिजाइन के विज्ञान को गहराई से समझना चाहता है। इस किताब को खरीदने के लिए हमने एक Amazon लिंक https://amzn.to/4ntfyb जनरेट किया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक लिंक के QR कोड को स्कैन करके भी इस बेहतरीन किताब को खरीद सकते हैं। तो जाइए, स्कैन कीजिए और अपने डिजाइन करियर को एक नई दिशा दीजिए। और हाँ, टेक्निकल डिजाइन के ऐसे ही और विस्तृत ब्रेकडाउन और अपने करियर को निखारने वाले बेहतरीन कंटेंट के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार तक सीखते रहिए और बेहतरीन डिजाइन बनाते रहिए। अलविदा।